नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम यूनिट सेकंड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हालांकि ये यूनिट पहले भी थी, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत थी, परंतु इस बार हम इसको इस तरीके से डिजाइन करके पढ़ रहे हैं ताकि मेंस में आपको इसका पूरा एडवांटेज हो। तो हम यूनिट सेकंड मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लें, जैसे इतिहास क्या है ना, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। ये कुछ जो बेसिक्स एग्जाम में बार बार आते हैं उनको हम यहाँ से शुरुआत में देखेंगे। तो पहले हम जानेंगे इतिहास क्या है। तो आप इतिहास की एक साधारण परिभाषा देखें कि वर्तमान और भविष्य के प्रकाश के लिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को अध्ययन करना ही इतिहास है। यानी हम अपना वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वो गलतियाँ ना करें जो पहले हो चुकी हैं। तो ये एक परिभाषा है और हम कुछ बेसिक्स के साथ साथ टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। पढ़ना हमें कहाँ से है? मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है हम उसको प्रागैतिहासिक काल से ही पढ़ते हैं। ठीक है, आइए कुछ बोर्ड पर हम लिखते हैं। पहले हम परिभाषा देखेंगे इतिहास की। परिभाषा: वर्तमान और भविष्य के प्रकाश के लिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना। महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना। ये परिभाषा हो गई, सिंपल है। दूसरा हम देखेंगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसको भी यहां जानेंगे। एग्जामों में ये कई बार आया हुआ है। तो लिखेंगे अगला तथ्य के रूप में, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी हिस्टोरिया से हुई है। तो लिखेंगे, या जो हिस्टोरिया है वो आपका यूनान ग्रीक शब्द है, तो वो पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम यहां से? यूनान, ब्रैकेट में आप ग्रीक भी कर दें, ग्रीक, यूनान ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, यूनान ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है। इसको आप डबल कॉमा में कर से हुई है। ठीक, हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है वो होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। यानी रिसर्च करने के बाद ही हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, चीजें ऐड करते हैं। यानी हिस्ट्री जो एक बार लिख चुकी है वो फाइनल नहीं है। हिस्ट्री में रोज निरंतर शोध हो रहे हैं और शोधों के आधार पर तथ्य बदलते हैं, कंसेप्ट भी बदलते हैं। और तो जैसे इतिहास का लेखन होता है, तो इतिहास का लेखन कैसे होता है, उसके लिए एविडेंसों की आवश्यकता होती है। यानी इतिहास को हम एक टाइप से साइंस भी कह सकते हैं कि बिना सबूत के हम किसी भी चीज़ को नहीं लिखते हैं, उसके लिए हमें एविडेंस की आवश्यकता होती है। तो एविडेंस भी हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला एविडेंस होता है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा एविडेंस होता है साहित्यिक साहित्य। तो दो जब एविडेंस मिल जाता है, यानी है पुरातात्विक भी मिल गए हैं और साहित्यिक भी स्रोत मिल गए हैं, उनके आधारों पर ही हम इतिहास का लेखन करते हैं। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे हिस्ट्री को बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। तो यहाँ जो हिस्टोरिया शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या है, एग्जामों में आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ये आपने कुछ चीज़ें जानी यहाँ, शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा। अच्छा, इस परिभाषा में महत्व भी क्लियर है। क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप? ताकि हम अपना वर्तमान और भविष्य को भी सुधार सके। ठीक है, अब अगला तथ्य हम यहाँ देखेंगे जो प्राय एग्जामों में आता है, इतिहास का जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ठीक है, तो उसको हम अगली आप हेडिंग डालें, सब हेडिंग लिखेंगे इतिहास का जन्मदाता।
इतिहास का जन्मदाता। अभी कंफ्यूजन होगा, उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। वो है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस ये हो गए आपके हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अब देख ले, हिस्टोरिया हो गया, हेरोडोटस है, अभी हेरोडोटस की किताब आएगी आपकी हिस्टोरी का। तो ये तीनों शब्द जो होते हैं कई बार सिमिलर से लगने लगते हैं, कंफ्यूजन होने लगता है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न आपको बन गया साधारण सा कि इतिहास का जन्मदाता कौन? हेरोडोटस। अब इनकी एक किताब है बड़ी फेमस, वो भी आप लिखेंगे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी पूछा गया है बार बार, ठीक है ना। उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। तो अब देखें आप तीनों शब्दों में, ये हिस्टोरिया है, हेरोडोटस है और हिस्टोरिका है। तो हिस्टोरिका जो है वो पुस्तक है, हेरोडोटस हिस्ट्री के जन्मदाता है और हिस्टोरिया वो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है जो यूनान व ग्रीक शब्द से हुई है। ये सिर्फ जाना आपने। अब इस जो किताब आपकी हिस्टोरिका है, इसमें क्या वर्णन क्या है इसकी किताब के अंदर? तो इसमें यूनान फारस का युद्ध है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ युद्ध है। तो इस वजह से ही इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था, उसको भी हम यहाँ लिखाएंगे। सिसरो हुआ करते थे, रोमन दार्शनिक थे, उन्होंने ही इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। तो हिस्टोरिका जो इनकी किताब है, इसमें क्या वर्णन है तो वो भी आप यहाँ देखें। यूनान फारस युद्ध, इस युद्ध को एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, वो भी देखें आप। पेलोपोनेशियन युद्ध। और इस युद्ध में क्या है? क्रमबद्ध तरीके से इस युद्ध में क्या है, ऊपर हम तीर बना के लिख दे रहे हैं। क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ एक फैक्ट आपको एक दिया है, दूसरा फैक्ट फादर ऑफ हिस्ट्री दिया है, इनकी पुस्तक, तीसरा फैक्ट, और इस बुक में किसका वर्णन है वो भी आपको ध्यान रखना है। और पेलोपोनेशियन युद्ध या यूनान फारस का युद्ध, और इसमें हुआ क्या है, क्रमबद्ध तरीके से युद्ध का पूरा वर्णन है। ये आपने जाना, इसका स्क्रीनशॉट लें। और अगला फैक्ट हम लिखेंगे कि किन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, ये भी आपके एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हिस्ट्री पढ़ने के पहले कुछ आपको बेसिक्स जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से ही इस यूनिट को चालू कर रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो अभी तक आपने परिभाषा, उत्पत्ति, जन्मदाता और वो किताब, ये सब चीज़ें आपने यहाँ देखी। अब किन्होंने कुछ तत्व और देखेंगे आप, जैसे किन्होंने कहा है कि सिसरो की बात आई है, रोमन दार्शनिक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो उसको भी आप यहाँ देखेंगे। लिखेंगे अगला तत्व, ये कुछ ऐसी फैक्ट है जो आपको अपने नोट्स में सही तरीके से लिख लेना है। लिखेंगे यहाँ, रोमन दार्शनिक कौन थे? सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता
ऑब्लिक जनक कहा या जनक की संज्ञा दी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब एक चीज और आप डाल लीजिए, ये सिविल सर्विस में बार बार पूछा जाता है कि हेरोडोटस का एजुकेशन क्या था, तो वो एक भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। तो ये भी आपको यहीं लिख लेना है नोट में, तो नोट में लिख लें आप। नोट में 2 तथ्य लिख लें, दोनों ही पूछे गए हैं। पहला, हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या था, एक तो ये भी। दूसरा कि इनका एजुकेशन क्या है। दोनों चीजें आपको यहां ध्यान रखना है। तो लिखेंगे अपन हेरोडोटस का संस्कृत नाम एग्जाम में आया हुआ है। जो भी यहां तथ्य दिया जा रहा है सारा एग्जाम में आए हुए हैं। संस्कृत नाम हरिदत्त था। हरिदत्त था, हरिदत्त को आप अंडरलाइन करें। दूसरा तथ्य लिखें, यह का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेरोडोटस की। यह है भूगोल वेत्ता और इतिहासकार थे। इतिहासकार थे, ठीक। अब इतना ही सारा इनके बारे में अभी तक प्रश्न आए हैं, तो वो हमने सारी चीजें बता दी आपको। अब हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास का स्वरूप क्या होता है। यानी हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं, बिल्कुल शुरुआत से जिन्होंने कभी भी इतिहास ना पढ़ा हो वो भी इस वीडियो को देखे और बहुत इत्मीनान से उसको चीज़ें सीखे। ना कि उन्होंने भारतीय इतिहास भी ना जाना हो तब भी उनको हमारे इस लेक्चर में कोई समस्या नहीं जाएगी। तो हम जिस तरीके से क्लास को आगे ले जा रहे हैं, आप उसी तरीके से नोट्स बनाएं, आपको कुछ दिनों में फायदा प्रारंभ हो जाएगा। तो लिखेंगे भारतीय इतिहास का स्वरूप, क्योंकि भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। एमपी हिस्ट्री को तो हम केवल वहाँ देखेंगे जहाँ एमपी के एविडेंस आए हैं, ठीक है ना। तो आप लिखें अगली हेडिंग डाल के, ये वो बेसिक हैं जो हमें किसी भी टॉपिक को प्रारंभ करने के पहले जानना आवश्यक होता है। लिखेंगे आप एक हेडिंग डालकर, भारतीय इतिहास का स्वरूप। भारतीय इतिहास का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किस तरीके से होता है। तो देखें आप, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके का आप भी बनाएंगे चार्ट। पहला हम लिखते हैं जहाँ से हमें प्रारंभ भी करना हो, यूनिट आपका जो मेंस का हिस्ट्री इकाई 2 है वहाँ से आपने ध्यान दिया हो, तो प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल एमपी का पूछा है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे तो हम एमपी का ही, पर हम पहले फॉर्मेट आपको दिखा दें। तो पहला क्या है आपका, प्रागैतिहासिक काल, ये हुआ पहला पीरियड जो हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। और लास्ट जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये हमें 3 रूपों में हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। मान लो इंडियन हिस्ट्री भी हम यदि पढ़ा रहे होते आपको, तो भी आपको ये वाला हम स्ट्रक्चर आपको दिखाते। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ, इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। इसमें क्या हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि एमपी को भी हम यही से देखेंगे, तो इसमें हम देखते हैं, हमें यहाँ मतलब इस वाली हिस्ट्री में हम पढ़ते बेसिकली स्टोन एज को है। तो यहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो ये परिभाषा भी हो गई। जहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है ना। तो लिखें हम इसको हम कैसे पहचानेंगे तीनों में अंतर में। तो पहला अंतर क्या जानोगे आप, पहला अंतर जानोगे हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले।
पुरातात्विक साक्ष्य क्या हुए, मिले। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, लिखित साक्ष्य, क्योंकि अभी बताया हमने हिस्ट्री लिखने के लिए हमें दो एविडेंस जरूरी होते हैं। लिखित साक्ष्य क्या हुए, हमें नहीं मिले। लिखित साक्ष्य का मतलब जैसे कोई हमें जैन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से, इस तरीके से हमें कोई एविडेंस मिले उसको बोलते हैं लिखित साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है। ये दोनों चीजें, मतलब हमें पुरातात्विक साक्ष्य यदि मिलते हैं और लिखित नहीं मिलते, तो जो हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। अब उदाहरण समझे हम, जैसे हम इसके अंतर्गत कौन सा पोर्शन देखते हैं हिस्ट्री का, तो हम यहाँ देखते हैं पाषाण काल, पत्थर युग, स्टोन एज, पाषाण काल। तो ये सारी चीजें आपको, एक पहली बार भी यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने भारतीय इतिहास बिल्कुल ना जाना हो, तब भी कोई समस्या नहीं है। स्टोन एज का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, प्रागैतिहासिक काल में। और एमपी को भी हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहीं से। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या अंतर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, इसके मत देखें आप, इसमें हमें पुरातात्विक एविडेंस भी मिलेंगे, लिखित एविडेंस भी मिलेंगे। पर अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो लिखित हमें मिला उसको हम पढ़ नहीं पाए, यानी उस लिपियों को हम अध्ययन नहीं कर पाए, तो वो भी चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ठीक है, और लिखित साक्ष्य भी मिले। तो यहीं ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके नीचे तीर बना के हुए, परंतु पढ़ नहीं सके। सिंधु सभ्यता में जो लिपि वर्ण मिले हैं उसको हम नहीं पढ़ पाए। जैसे अब इसके अंतर्गत हम कौन सी हिस्ट्री को देखते हैं, तो लिखेंगे हम इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को देखते हैं। ठीक है। एमपी में हम सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। और हम इसके अंतर्गत वैदिक काल को भी देखते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के एविडेंस भी हमें एमपी में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के मानव कहाँ थे, सतसैंधव प्रदेश तक ही थे वो। ठीक है ना। और उत्तर ऋग्वैदिक काल के जो बढ़े हैं वो वो आपके गंगा यमुना द्वीप तक आएंगे। तो हम उत्तर वैदिक काल के एमपी के संदर्भ में यहाँ देखेंगे, परंतु सिंधु और ऋग्वैदिक काल का एविडेंस यहाँ हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें एमपी पढ़ते समय जो जो एमपी से संबंधित चीज़ें उसी को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। पेन बदल लें। हिस्टोरियल पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें दोनों ही मिलते हैं, यानी हमें पुरातात्विक एविडेंस भी मिलते हैं और लिखित एविडेंस भी मिलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम इस जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के जो हमें एविडेंस मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत, वो सारी चीज़ें इसको भी हम फिर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिखें। यहाँ क्या लिखोगे, अभी आप तीनों में अंतर जानिए केवल, कि तीनों जो हमें लिखे हैं अभी बोर्ड पर, इनमें तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं, सिक्के मिले, मृतभांड मिले, ये भी आपको हम बताएंगे अभी आगे चलकर। लिखित साक्ष्य भी मिले, ठीक है। और हम इसके अंतर्गत क्या देखते हैं, और लिखित साक्ष्य में आप जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, महाकाव्य वगैरह सारी चीजें लिख सकते हैं। अब ऐतिहासिक काल को ही हम आप क्या करें, 3 भागों में डिवाइड करें। पहले तो आप इन तीनों में अंतर जान गए, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, फिर जो आपका, इसको मान लो हम ए बोल रहे हैं, इसको हमने बी बोला है, इसको हमने सी बोला है। अब इस सी को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो उसको भी हम आपको बनवा ही देते हैं। ये ले लें आप।
ऐतिहासिक काल, जो अभी आपका हमने पार्ट सी डलवाया हुआ, इसको भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास इसको बोलेंगे हम। ये पूरा फॉर्मेट है, इसी के अंतर्गत हम पूरे एमपी को हिस्ट्री कराएंगे आपको यहाँ। दूसरा मध्यकाल है ना, मिडिवल पीरियड। और थर्ड आपका है आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। और एमपी के भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री तक ही देखना है, आधुनिक काल, ठीक है। इसका यदि समय देखा जाए कि इनको भी हम तीनों को समय के हिसाब से देखा जाए तो ये 600 BC से, अभी हम एडी और बीसी का भी कंसेप्ट आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देंगे। 600 BC से 712 एडी तक का जो समय होता है वो होता है प्राचीन इतिहास का, ठीक है। अब मिडिवल में जब 712 में हमले चालू हो जाते हैं तो 700 एडी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक यानी 1707 एडी, ये हो गया मिडिवल पीरियड। आधुनिक काल की बात की जाए, आधुनिक काल होता है 1707 से लेकर 1947 तक। फिर भी हम इसको कहाँ तक देखेंगे, 1956 तक, मध्य प्रदेश के गठन तक हम उसको वहाँ समझेंगे। अब प्राचीन काल में यहाँ हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वैदिक काल के बाद, वैदिक काल के बाद की चीज़ें यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ 600 BC के बाद वैदिक काल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम और क्या देखते हैं यहाँ वैदिक काल के बाद हम देखते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। इसके बाद हम महाजनपद काल भी यही देखते हैं। महाजनपद काल के बाद हम देखते हैं राजवंशों का उदय होता है, जिनमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जब पढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। और मिडिवल में आपको 712 के बाद हमको सारी कहानी बताएंगे, और वहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो ये आपने देखा ऐतिहासिक का जो एक स्ट्रक्चर था, स्वरूप था, वो आपने यहाँ जाना, ठीक। अब आपने जाना, अब हमने अभी आपको बताया कि जो एडी बीसी हम लिख रहे हैं बार बार, ये क्या है, क्योंकि आप को हम एक बार यहाँ बता देते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, एडी बीसी किस तरीके का समय चलता है। और आपको कोई बुक पढ़ रहे हैं, पुस्तक देख रहे हैं, तो आपको समझ में आए कि समय कैसा चल रहा है। तो आप डाल लें इतिहास की तिथियाँ, हेडिंग ही डाल लें आप, किस तरीके से हम समय को देखते हैं, इतिहास की तिथियाँ। ये नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए आप लोग, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसा कह रहे हैं। तिथियों, तो तिथियों में क्या देखेंगे आप, बीसी देखें बार बार, जैसे हमने अभी बीसी की बात की, क्या होता है, बीसी लिखा है कहीं, बीसी में आपको लगता है कि समय पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, समय पीछे नहीं जाता है, लिखने का तरीका है। तो इसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं, हिंदी में आप जब भी देखोगे, इंग्लिश में हम उसको बीसी बोलेंगे। यह क्या है, इसका फुल फॉर्म भी देखा जाए तो ये है आपका बिफोर क्राइस्ट। इसका आशय क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी हम तिथियां लिखते हैं वो हम बीसी में लिखते हैं, तो वो भी आप यहां लिख लें, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ठीक। अब ये तो हो गया बीसी में, अभी हम उसको और क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के। अभी तो आप इसकी फुल फॉर्म देख लें, हिंदी में ईसा पूर्व लिखा हुआ दिख रहा है, इसका यानी इसका आशय क्या हुआ, हम बीसी लिख रहे हैं, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हो रही हैं। अब आती है एडी की बात, इनके एडी को देख लें आप। एडी को हम क्या, ये तो एडी तो इंग्लिश में हो गया क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें समय बढ़ता हुआ दिखता है आपको, तो इसमें आपको समस्या भी नहीं जाती। और हिंदी में आपको क्या मिलेगा देखने, ईसवी, हिंदी में क्या देखने को मिलेगा आपको, ईसवी, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म देख लें आप, एनो डोमनी होता है, ठीक है, एनो डोमाइन होता है भाई,
इसमें क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है ना, वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है, ये ईसा मसीह के जन्म से है। ईसा मसीह के जन्म से, जन्म से, ठीक है। अब एक चीज और देख लें आप, अभी आधुनिक काल में या आजकल क्या एक लिखा आ रहा है वो भी आप देख लें। मॉडर्न में आजकल ऐसा ही लिखे जैसा लिखा आ रहा है, आजकल एडी की जगह आजकल एडी की जगह क्या लिखा जा रहा है, सी ई। सी का मतलब कॉमन एरा, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, कॉमन एरा। और यदि बीसी कहीं दिख रहा है तो आजकल क्या लिखने लगे उसकी जगह, वो भी आप ध्यान रखें। बीसी की जगह बी सी ई, यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अब आप एक एग्जाम्पल से और हम इसको क्लियर कर देते हैं आपको कि किस तरीके से आपको एडीबीसी में ध्यान रखना है। ये तो समझ गए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ये ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं आपको, और इनके फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, क्योंकि अब जब आप विषय पढ़ना चालू हो गए हैं तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान, छोटी से बड़ी चीज़ें ध्यान होना चाहिए। बीसी लिखा है यानी ईसा पूर्व की बात हो रही है, एडी लिखा है ईसवी की बात हो रही है। एडी में समय बढ़ता हुआ दिखता है और बीसी में आपको पीछे जाता हुआ दिखता है। अब एक एग्जाम्पल से समझे, या इसको नोट डाल के लिख लें हम क्या बताने वाले हैं। बीच में बना लें आप ईसा मसीह, क्योंकि इसी की जन्म इसके पूर्व जन्म से ही चल रहा है मसीह। अब जब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो आपको कैसा दिख रहा है समय, घटता हुआ, और आगे की तरफ जा रहे हैं तो समय कैसा दिख रहा है, बढ़ता हुआ, ठीक है। अब कैसे बढ़ता हुआ, तो एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे जूनियर कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर है, सॉरी, जूलियन कैलेंडर है ना। जूलियन कैलेंडर की जो डेट है आपकी वो है 46 बीसी, ठीक है। और पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो विक्रम संवत तो आप जानते ही हैं, तो विक्रम संवत कब मिलेगा आपको, और पीछे विक्रम संवत कब है, 58 बीसी। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये तो समय उल्टा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और बढ़ते हुए में कोई समस्या नहीं है, बढ़ते हुए में आपको क्या मिलेगा, 78 एडी का शक संवत। अभी जब हम मेन हिस्ट्री पर रहेंगे तो और इसको एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके इनको और अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हिजरी संवत होता है, कई संवत है, अभी हम पढ़ाते समय आपको बताएंगे, है ना। ये 622 एडी है, तो यहाँ समय में दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपने एडी बीसी, अभी आप क्या जाने एडी बीसी मतलब समय आपको पीछे लिखेगा। जैसे हम वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000, तो आपको लगेगा समय घटता जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। और उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से 600, ठीक है ना। एडी में तो कोई समस्या जाती ही नहीं है आपको, बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि हम बीसी को ईसा पूर्व बोलेंगे, एडी को ईसवी बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ हमें प्रयास किया है, यदि आपको अच्छा लगे तो। अब हम आते हैं जहाँ से हमें मुख्यतः इस पर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करना था। ये तो वो बेसिक थे जो इतिहास को पढ़ाने के पहले हमें हर बार ही बताना होता है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास पाषाण युग यानी प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हो रहा है। और यही आपको मेंस की इकाई 2 में भी पहली लाइन ही लिखी है, प्रागैतिहासिक और आदिऐतिहासिक काल मध्य प्रदेश का। तो आप हेडिंग डाल लें एक, क्या, मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ, मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ, इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल, इसी को हम और बोल देते हैं ऑब्लिक में पाषाण काल या
प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। ठीक है, ये आपने देखा। यानी हम एमपी की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे? पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल से पढ़ेंगे। अब तो अब इसके अंतर्गत हम सब हेडिंग क्या डाल के रखें? प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? आपका स्टोन एज से होता है। ठीक है, तो लिखें आप प्रागैतिहासिक काल। ये आपकी हेडिंग डली है, मतलब पहला टॉपिक हम यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। क्या है इसकी परिभाषा? देखें आप, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हो परंतु लिखित साक्ष्य ना हो। तो लिखें डेफिनेशन, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हो परंतु लिखित साक्ष्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, कुछ तथ्य और जाने, क्योंकि अब हम प्रागैतिहासिक काल में हैं, कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के जन्मदाता, भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक। तो आप इसको सब हेडिंग ही डाल के लिखें। सारे फैक्ट वही है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से रखे हुए हैं। तो लिखेंगे भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? ये रॉबर्ट वुर्स्फ्रूट है। क्यों कहा इन्होंने? कि इन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के पल्लवरम में 1863 में पहला औजार खोजा था, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अपन इनका नाम रॉबर्ट वुर्स्फ्रूट। ठीक है, और ये तो उनका नाम हो गया है। और इनको क्यों मिलता है? कि उन्होंने 1863 में तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के पल्लवरम में सर्वप्रथम औजार खोजा था। ठीक है, तो ये आपको ये जानना है। एक तथ्य और जानेंगे इसमें आप, क्या? कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? भाई ये डिपार्टमेंट भी तो बना है, पुरातात्विक विभाग, तो ये फैक्ट भी आप यहाँ जानेंगे। इसको इंडियन हिस्ट्री में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एमपी को ध्यान में रखना है पूरे समय। तो अगला तथ्य देखें आप, जनक देख लिया आपने। क्या लिखेंगे अगला तथ्य आप यहाँ? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, मतलब इस डिपार्टमेंट के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश अधिकारी हैं। 1814 में भारत आए और बंगाल के इंजीनियरों के साथ मिलकर इन्होंने ये सब विभाग के काम में लग गए, यानी पुरातत्व विभाग में लग गए। तो ये भी एक ब्रिटिश सेनाधिकारी हैं, इनके बारे में इतना ही जानना है। और जो प्रश्न जानना है कि ये पुरातत्व विभाग के क्या है? जनक है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आप जानिए कि पुरातत्व विभाग
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी सब पीसीएस के क्वेश्चन है जितने हम आपको यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जब घटना चक्र वगैरह लगाएंगे तो आपको ये सारे फैक्ट वहाँ देखने को मिलेंगे। तो लिखें पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरा सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, ये आपने कुछ यहां से बेसिक जाने। अब हम आ जाते हैं, यानी अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे हम मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों में हम अंतर जानेंगे, तीनों में मानव की स्थिति जानेंगे, किसमें मानव क्या कर रहा था, कौन से औजारों का इस्तेमाल कर रहा था और किस तरीके से मानव का विकास होता है। सारी चीज़ें हम वहाँ से जानेंगे। ये सारे वो बेसिक थे जो शुरुआती क्लासों में हमें देना होते हैं और आपको भी जानना जरूरी है। यदि हम ये सारी चीज़ें ना बताएं और डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करें तो आपको भी कुछ ना कुछ बेसिक्स छूटे रहते हैं। अब हम ये तो जान ही चुके कि एमपी की हिस्ट्री हम कहाँ से देखने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों को हम समय के हिसाब से डिवाइड करेंगे और आप जब कई पुस्तकों देखोगे तो आप उस समय में आपको अंतर देखने को मिलेगा, तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे। एक जो समय हम यहाँ से दे रहे हैं वो आप उसको एक आइडियल समय मानकर पढ़ना प्रारंभ करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम डालें हेडिंग मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल। इसी को हम कई पाषाण काल भी बोलते हैं। अब इसको हम किस तरीके से यहाँ डील करेंगे वो देखें आप। इसको पहले तो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो उसका पार्ट है वो है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसियोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ मध्य पाषाण काल और अगला देखेंगे हम यहाँ नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। नव पाषाण काल, सारे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। अब इन तीनों को हम समय के हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो समय भी आप यहाँ लिखें जो हम एक आदर्श समय आपको बता रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि हर नोट्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, कई जगह 5 लाख, कई जगह 2.5 लाख, फिर भी हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। लिखें आप 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, ठीक है। और हम मध्य पाषाण काल को देखेंगे 10,000 बीसी से कहाँ तक, 7,000 बीसी तक। अब नव को हम देखेंगे 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। तो ये आप एक समय ध्यान में रखें, 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक, ठीक है। इनको हम देखेंगे तीनों में अंतर क्या है और किस तरीके से हमें चीज़ों को जानना है। अब एक चीज़ और देखें आप, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसको, पुरा पाषाण काल को। पूरा डिटेल से ही टॉपिक रहेगा। आपको मेंस में केवल थ्योरी लिखने की जरूरत है, कंसेप्ट हम यहाँ से सारा आपको करा देंगे। पहला देखें आप, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है मिडिल फेज है, तो इसको लिखेंगे हम
मध्य पुरा पाषाण काल। अंतर कैसे पहचानोगे? सब में पुरा लगा रहेगा। मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। और एक और है इसमें, इसको हम उच्च पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, तीनों का समय का अंतर भी है, वो भी आप यहां जानेंगे, ठीक है। पहला यहां का समय तो आपको पता ही है, 5 लाख से ही चालू होगा, तो 5 लाख से ये रहेगा 1 लाख के बीच में। 5 लाख बीसी से कितना? 1 लाख बीसी के मध्य। मध्य का जो समय है वो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। देखो बीसी लिखा जा रहा है, ईसा पूर्व लिखा जा रहा है, यानी पीछे की तरफ आ रहा है हम समय को लेकर। और यहां लिखेंगे 40,000 से 40,000 बीसी से कितना? 10,000 बीसी के मध्य हम यहां लिखेंगे 10,000 बीसी। तो ये हमने अच्छा, इनको तीनों को हम औजारों के हिसाब से डिवाइड करेंगे, संस्कृति के हिसाब से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम कोर संस्कृति देखेंगे, यहाँ फलक संस्कृति, और वहाँ हम विलेट संस्कृति देखेंगे। इसको भी हम अगली क्लास में बहुत डिटेल से देखेंगे। और इन तीनों में अंतर, यहाँ मानव आग की जानकारी लेता है, खोज करता है, परंतु भी उपयोग उससे नहीं बन रहा है। यहाँ मानव क्या कर रहा है? पशुपालन कर रहा है। यहाँ मानव कृषि कर रहा है, पहिए का आविष्कार कर रहा है। औजारों में भी आपको चमकदार देखने को मिलेंगे, और यहाँ औजार बड़े हैं, यहाँ औजार छोटे हैं। मेसोलिथिक पीरियड में तो और छोटे हैं, इसको माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोल जाते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। आज क्या क्या देखा आपने? आपने हिस्ट्री जानी, यानी परिभाषा जानी, उसके बाद उसकी उत्पत्ति जानी शब्द की, उसके बाद जनक जाने, जनक के बाद किन्होंने जनक कहा वो जाने, और उनको क्या क्या उनकी योग्यता है वो भी आपने देखी। भूगोलवेत्ता है, इतिहासकार है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है ये भी देखा आपने। इसके बाद आपने इतिहास का स्वरूप जाना कि प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीनों को जाना कि किसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है। बीसी एडी को भी जाना। इसके बाद हमें एमपी कहाँ से पढ़ना थी वो भी आपने देखा प्रागैतिहासिक काल से। उसके बारे में भी हमने काफ़ी आपको बेसिक जानकारी दी है। अब हम क्लास को लंबा नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को बड़े इत्मीनान से, एक एक चीज़ों को, संस्कृतियों को, हथियारों को, औजारों को, उस मानव की स्थिति को पढ़ते हुए, ताकि आपको मेंस में वो इकाई 2 फायदा करे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द ही आएगा।